आखिर कैसे एक केवल 21 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर का खून प्लान कर सकती है? यही सवाल उठ रहा है आज हमारे पूरे देश के सभी लोगों के दिमाग में। क्या है आखिर इसके पीछे की मानसिकता? क्या है इसके पीछे की मर्डर साइकोलॉजी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रम वानखड़े एंड आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। आई एम हियर टू decode द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस मर्डर। आज जितना भी हमें न्यूज से मालूमात हो रही है केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में, उससे यदि हम इन्फरेंस लगाना चाहे तो हमें साइकोलॉजी पे बेस्ड कुछ ऐसी चीजों का पता चलता है जिसे जरूर गौर फरमाना जरूरी है। देखिए, हम काफी बार देखते हैं कि बहुत सी बार जो गुनाह होते हैं, जो वारदातें होती है, वो ज्यादातर हीट ऑफ द मोमेंट हम जिसे कहते हैं, या तो फिर एक इंपल्सिव अटेम्प्ट की वजह से होती है। अभी झगड़ा हुआ और अभी रिएक्शन दिया गई, इस तरह से शायद से बहुत ज्यादा चीजें होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर मर्डर केस में हमने देखा कि इट वाज अ वेरी कोल्ड माइंडेडली प्लान्ड मर्डर। काफी बार अटेम्प्ट्स हुए, काफी बार प्लानिंग हुई, काफी बार रीप्लानिंग हुई है। इसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एंगर। अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति इतना गुस्सा है कि हम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कई दिनों से एक एक्सट्रीम लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल एंगर का केस हो सकता है। दूसरी चीज, लैक ऑफ एम्पथी। हमें किसी के प्रति यदि एक अच्छी भावना, एक अच्छी ह्यूमैनिटेरियन भावना अगर हम रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्पथी। लेकिन जब हम किसी इंसान को उसकी ह्यूमन वैल्यूज को ना देखते हुए केवल एक ऑब्स्टैकल की तरह या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे, तो हमारा मकसद पूरा करने के लिए हमें वो ऑब्स्टैकल, उस ऑब्जेक्ट को हटाना कुछ गलत नहीं लगेगा शायद, और यही इस केस में हुआ है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि पिछले कई दिनों से एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा था सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच में। कई सारे मैसेजेस, कॉल्स चल रहे थे, कई सारे प्लानिंग रीप्लानिंग हो रही थी, कुछ प्लानिंग्स फेल गई, उसके बाद में फिर से उन्होंने रीप्लान करने की कोशिश करी। सो वो दोनों जो थे वो इतने कम्युनिकेटिंग थे कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से कि दे हैव क्रिएटेड एन इको चेंबर इफेक्ट। क्या होता है ये इको चेंबर इफेक्ट? वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के निगेटिव थॉट्स को वैलिडेट करते जा रहे थे। अगर सिया ने कहा कि हाँ इसे मारना सही है, तो चेतन भी उसे मना नहीं कर रहा था, वो भी उसे बढ़ावा देते जा रहा था। चेतन की किसी गलत बातों को शायद सिया बढ़ावा दे रही थी, और इसी तरह से शायद से इस विषय में ये निगेटिविटी बढ़ती गई, और एट द एंड रिजल्ट उन्हें इतना बड़ा गुनाह करने में किसी तरह की दिक्कत शायद से महसूस नहीं हुई, किसी तरह का बुरा उन्हें नहीं लगा, शायद से किसी तरह से उन्हें इसमें गलत कुछ नहीं लगा। उन्हें केवल ये लगा कि हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए ये चीज सही है, तो हमने कर दिया बस। बट आज शायद हम जब देखते हैं इसके बारे में, हम न्यूज में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें यह भी पता चलता है कि अब वो ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि इसकी प्लानिंग मेरी नहीं थी, शायद उसकी थी। वो कह रहा है कि मेरी नहीं थी, शायद सिया की थी। तो अब जो है, उनके बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागरूक हो चुके हैं शायद से। पहले अपनी जान बचाओ, प्यार मोहब्बत सब बाज में। अब अगर हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो किसी भी इंसान के लिए शायद अपने आप को बचाना, अपने आप को जिंदा रखना, सर्वाइव रखना, ये हमारा सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है, एंड दैट्स व्हाट दे आर रिएक्टिंग ऑन राइट नाउ। सो दोस्तों, हमारे देश में घटित इस बहुत ही दर्दनाक और बेहद दुखद घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें न्यूज से पता चली है कि सिया ने शायद कोशिश करी थी अपने पेरेंट्स से बात करने की कि वो शायद इस शादी से खुश नहीं है। सो अपने बच्चों की बात एक बार सुने, उनका नजरिया समझने की शायद से कोशिश हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वो स्पेस नहीं देंगे हमारे बच्चों को अपनी बात रखने का, उनकी बात हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहेंगे। और अगर वो इस तरह से इंपल्सिव डिसीजन लेना शुरू कर दें, तो ये भी संभव है कि शायद वो डिसीजन इतना गलत भी हो सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे यूथ्स को, हमारे बच्चों को एक मॉरल वैल्यूज जिसे हम कहेंगे, एक ह्यूमन वैल्यूज हमें उनको सिखाना चाहिए।
काफी बार हम देखते हैं कि आजकल आइसोलेटेड पेरेंटिंग सिस्टम चल रही है, फैमिली सिस्टम चल रही है, एक या दो ही बच्चे होते हैं। बच्चे अपनी स्पेस में रहना इतना सीखते हैं, अकेले रहना इतना सीखते हैं, दैट दे वैल्यू देमसेल्व्स मच मोर देन एनीथिंग एल्स। हमें उन्हें ह्यूमन वैल्यूज को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है, और rather than valuing a person as a human being is very much important। साथ ही साथ एम्पथाइज करना, हमारी भावनाओं की तरह दूसरों की भावनाओं की भी उतनी ही कदर करना, जिससे कि उनकी इमोशनल कोशेंट बढ़े, ये भी उतना ही जरूरी है। साइकोलॉजी की भाषा में मैं उसे इमोशनल लिटरेसी भी कहूंगा। और दोस्तों, बहुत जरूरी है रेड फ्लैग्स को पहचानना, क्योंकि केतन के साथ एक दो इंसिडेंट्स रिसेंटली ऐसे भी हुए थे जब वो अटेम्प्ट फेल गए, बट वो नहीं पहचान पाया कि शायद उसके साथ कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है, ना तो उसके घर वाले इसको भाप पाए। तो अगर हम इसको सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सेटल साइंस, कुछ रेड फ्लैग्स को हमें पहचानना भी उतना ही जरूरी है। इसी के साथ हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकते हैं, जिससे कि उनके जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व कर सके, उन्हें इतना एक्सट्रीम लेवल तक जाने की शायद जरूरत ही ना पड़े। प्रॉपर कम्युनिकेशन, getting a good help and good advice from a validating person might be helpful in such cases। अगर ऐसा हुआ तो शायद केतन अग्रवाल हत्या केस की जैसे दर्दनाक और दुखद घटनाएं हमारे देश में आगे ना घटे। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, और इस विषय में आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये हमारे कमेंट सेक्शन में रखें, और हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ऐसे ही केसेस के बारे में जो मानसिक लेवल पे जानकारी है और समझ है, वो समाज में हम बाकी लोगों तक भी पहुंचा सके आपकी मदद से। धन्यवाद।